नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया, तो इससे पहले पार्ट 1 देख लें डीसी जनरेटर का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो अब हम लोग चालू करेंगे 11 नंबर से, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर में क्या पूछा गया है कि वाइल अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द थंब पॉइंट टूवर्ड्स। तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम कि राइट हैंड रूल अगर यूज करेंगे तो हमारा जो थंब है वो किसको प्रदर्शित करेगा, मतलब किसको क्या दर्शाएगा वो। तो थंब हमारा क्या दर्शाता है, मोशन। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल है, तो राइट हैंड रूल में हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा थंब होता है, क्या होता है, एक थंब होता है, एक फोर फिंगर या इंडेक्स बोल सकते हैं इसको, और एक मिडिल फिंगर होता है। तो जो हमारा थंब होता है, ये वाला थंब, मोटा वाला जो अंगुली होता है हमारा थंब, तो ये हमारा फोर्स को दिखाता है। हम लोगों ने याद करने के लिए क्या ट्रिक्स अपनाया था कि एफ उसके बाद एम। हम लोग एफएम रेडियो सुनते हैं ना, तो थंब में एफएम याद रखना है। तो थंब जो मोटा वाला अंगुली होगा वो एफ होगा, और उसके बाद वाला जो अंगुली होगा वो एम होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारा क्या दिखाएगा, अगर जनरेटर है तो ईएमएफ, और मोटर है तो करंट। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो हमारा यहाँ आंसर देखिए क्या होगा 11 नंबर का। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा 4, डी नंबर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर ये फोर फिंगर पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ फ्लक्स। मतलब जो हमारा फोर फिंगर है वो अगर फ्लक्स के डायरेक्शन में रहेगा तो जो थंब है वो हमारा क्या दिखाएगा, मोशन। तो ये हो गया। अब देखिए 12 नंबर, द बियरिंग यूज टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट आर जनरली। तो जो हम बियर जो मोटर के शाफ्ट में जो बेयरिंग लगा होता है, मतलब जो हम लोग बेयरिंग का यूज करते हैं, मतलब उसके अंदर बल्ब लगा होता है छोटा 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 छोटा, ये फ्रीली मूव कराने के लिए ये होता है बेयरिंग। तो ये अगर हमारा लोड कम है तो हम लोग बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे। तो हमारा जो रोटर का शाफ्ट जो होता है वो ज़्यादा लोड कैरी नहीं करता। तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट ऐसे होता है। जो कम रेटिंग का है 1 से 2, तो ये सब मतलब थोड़ा कम रेटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉल बेयरिंग का। अगर इसका देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये जो बॉल होता है ना, तो इसमें मान लीजिए बॉल लगा हुआ है, तो इसमें जो कांटेक्ट टच कर रहा है तो वो डिपेंड करता है कि एरिया कितना है। तो प्रेशर, जो हमारा प्रेशर होता है, क्या होता है, वर्क बराबर प्रेशर अपॉन एरिया। सॉरी फॉर दिस, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा लोड इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए एरिया को घटाना पड़ता है ताकि हमारा प्रेशर कम हो। तो कभी कभी देखिएगा कि मशीन से बॉल बाहर निकलता है चलते चलते, तो वो एक्चुअली वो बेयरिंग का ही बॉल होता है। तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाने के कारण ये यहाँ से मूव कर जाता है। तो फिर हम अगर हमारा लोड हैवी होगा तो हम लोग वहाँ बॉल बेयरिंग का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ दूसरा यूज कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका 12 का आंसर क्या हो गया, 12 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक। अब चलते हैं 13 नंबर पे। देखिए 13 नंबर में क्या है कि इन डीसी जनरेटर द कॉज ऑफ रैपिड ब्रश वेयर में भी बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में, ये बोल रहा है कि हमारा जो डीसी जनरेटर है उसका जो ब्रश होता है वो टूट कैसे जाता है। ये जो ब्रश होता है डीसी जनरेटर में, तो रैपिडली कैसे टूट जाएगा। तो इसका अगर कांटेक्ट हमारा अच्छा ना रहे, अगर इस वायर से लूज रहे और स्पार्क करेगा तो ये ब्रश जल जाएगा ना। तो ये कार्बन का बना होता है, तो स्पार्किंग से भी होगा। अगर सरफेस रफनेस है, अगर यहाँ मूवमेंट का ये मूव कर रहा है, तो अगर वो बड़ा कवड़ा रहेगा तो ये ब्रश को डैमेज करेगा ना, तो इससे भी ब्रश हमारा ख़राब होगा। लूज वायरिंग, ये जो वायर आके यहाँ पे वाइंडिंग का वायर जो ब्रश पे कनेक्ट होता है, तो इसके कारण से भी क्या, स्पार्किंग से भी ब्रश हमारा बर्बाद हो जाएगा। इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट अच्छा से नहीं हम लोग लगाएं तो भी स्पार्क करेगा और ब्रश बर्बाद हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का जो ब्रश है वो कैसे वियर मतलब टूट जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनी ऑफ
चारों हो सकता है, तो 13 का क्या होगा, 13 का डी। अब 14 का देखते हैं। इन ए लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज, लैप वाइंडिंग में जो हमारा ब्रश, इन ए लैप बाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रश, हाँ तो जो लैप बाइंडिंग होता है, लैप बाइंडिंग, उसमें नंबर ऑफ ब्रश कितना होता है, तो ब्रश हम लोग का होता है जितना ए होगा उतना पी होगा, मतलब जितना पैरेलल पाथ होगा उतना नंबर ऑफ ब्रश होगा। तो ए इक्वल टू पी, तो इसको याद कैसे रखना, देखिए हम लोग को याद रखना है ए पी एल और बी पी एल जो होता है। तो बी पी एल से हमको कोई लेना देना नहीं, याद करवाने के लिए आपको बोल दें कि 2 कास्ट होता है। ए पी कास्ट मतलब नहीं है, आधार हम लोग को बनता है जो राशन कार्ड, तो ए पी एल और बी पी एल, तो हम लोग को बी पी एल से मतलब नहीं, हम लोग को ए पी एल से मतलब है। तो लैप वाइंडिंग है, तो लैप वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी, जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा उतना नंबर ऑफ ब्रश होगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 14 का आंसर हो जाएगा सेम एज द नंबर ऑफ पोल, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पोल। तो इसका हो जाएगा सेम बी नंबर, सेम एज ए नंबर ऑफ पोल, मतलब पोल के बराबर होगा ब्रश का संख्या। तो 14 का हो गया बी। अब 15 का देखिए क्या है। 15 में बोला गया है कि फॉर ए डीसी जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल एंड नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज फिक्स देन व्हिच बाइंडिंग इज गिवन हायर ईएम। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा 15 नंबर का सवाल में, कि जो हमारा वेव वाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है ना कि 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है, क्योंकि उसका जो लैप बाइंडिंग का जो वाइंडिंग होता है, अगर हमको ईएमएफ ज़्यादा चाहिए तो हमको लैप बाइंडिंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही होगा, ठीक ना, इसी पे कॉन्टैक्ट करता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा एक ही में। तो हमको अगर ईएमएफ चाहिए ज़्यादा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वेव वाइंडिंग, क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ 2 ही होता है। और अगर हमें करंट का वैल्यू ज़्यादा चाहिए, मतलब आई अगर ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग लैप बाइंडिंग का यूज करेंगे, ये याद रखिए, ठीक। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू पोल के, जितना पोल होगा उतना जितना पैरेलल पाथ होगा उतना नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसमें क्या होता है करंट डिवाइड हो जाता है, मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और करंट का वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलता है, ठीक। तो क्योंकि जितना इसमें ए इक्वल टू पी होता है, जितना पैरेलल पाथ होगा उतना पोल, जितना पोल होगा उतना पैरेलल पाथ होगा। तो अगर हमको करंट ज़्यादा चाहिए तो हमको यूज करना है लैप बाइंडिंग, और अगर हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो यूज करेंगे वेव बाइंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, 15 का बी। अब चलिए 16 में चलते हैं। इन अ 4 पोल डीसी मशीन, ये तो सिंपल सवाल है कि 4 पोल डीसी मशीन में जब भी हम लोग कोई भी मशीन लेंगे तो हम लोग हमेशा अपोजिट अल्टरनेट चलते हैं, कि अगर एक पोल हमारा नॉर्थ है तो उसके बाद हम लोग साउथ रखेंगे, फिर अगर नॉर्थ रखेंगे तो फिर साउथ रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अल्टरनेट चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अल्टरनेट पोल और नॉर्थ एंड साउथ। तो 16 का हो जाएगा बी, 16 का बी। अब 17 देखते हैं। कॉपर ब्रश इन ए डीसी मशीन आर यूज्ड वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट आर इन्वॉल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ए, 17 का ए। कॉपर ब्रश का हम लोग यूज वहाँ करते हैं जहाँ हमें लो वोल्टेज चाहिए, जहाँ हमें लो वोल्टेज और हाई करंट, क्योंकि कॉपर जो होता है ना बेस्ट होता है करंट कैरिंग के लिए, हीट नहीं होता उतना, इसलिए हम लोग हाई करंट को, अगर हाई करंट चाहिए होता है तो हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। और अगर लो करंट चाहिए तो एलुमिनियम वगैरह यूज कर लेते हैं, जहाँ पे करंट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होता है। तो बहुत सारा हम लोग का डिवाइस में भी देखिएगा ट्रांसफार्मर वगैरह जो होता है ना एलुमिनियम वगैरह का होता है, जहाँ पे लो, क्या बोलते हैं। तो अब उसके बाद आते हैं 18 नंबर। ए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आर कंपेयर टू द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो इसमें क्या होता है कि सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर है हमारा एज कम्पेयर टू सेल्फ एक्साइटेड मतलब खुद एक्साइटेड हो रहा है, सीरीज होगा या शंट होगा, ठीक है, या तो सीरीज जनरेटर होगा
ओ सॉरी सॉरी, या तो सीरीज जनरेटर होगा या शंट होगा। और सेपरेटली में क्या होगा, ये सीरीज हो शंट हो गया। अब या तो क्या होगा सीरीज, मतलब यहीं पे फील्ड बाइंडिंग भी है और आर्मेचर बाइंडिंग। तो ये हमारा सीरीज हो गया, ब्रश है, आर्मेचर, ये हो गया हमारा, यहाँ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और हमारा उसके बाद सेपरेटली में देखिए, सेपरेटली में जो होता है ना, अब फील्ड बाइंडिंग में हम लोग अलग से सप्लाई दे देते हैं, उसका इस कनेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड अगर रखेंगे तो यहाँ पे अलग से एक बैटरी लगा देंगे। जो ये फील्ड बाइंडिंग है, यहाँ पे फील्ड बाइंडिंग जो है, इसका जो करंट होगा वो अलग से हम बैटरी लगा कर देंगे, इसमें इसका सप्लाई से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, हम इसमें बेटर वोल्टेज कंट्रोल कर पाएंगे, हम लोग फील्ड फ्लक्स को इंक्रीज डिक्रीज कर पाएंगे, स्पीड को जब इंक्रीज डिक्रीज कर पाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक ना। तो इसमें वही पूछ रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हमारे लिए बेस्ट है एज कम्पेयर टू सेल्फ एक्साइटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, इज इनेबल टू बेटर वोल्टेज कंट्रोल, यस, हम लोग बेटर वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। इज मोर स्टेबल, यस, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। हाई एक्साइटिंग करंट इंडिपेंडेंट टू लोड करंट। तो यहाँ पे जो हम लोग फ्लक्स फील्ड में जो सप्लाई देंगे तो उसका लोड से हमको कोई मतलब ही नहीं, लोड तो यहाँ लगा होगा, इसमें लगा होगा लोड, तो लोड से तो हमको कोई मतलब ही नहीं फील्ड बाइंडिंग का। तो इंडिपेंडेंट हो जाता है लोड करंट से अगर हम लोग सेपरेटली यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 18 का डी। ठीक है, अब 19 में देखिए क्या है। इन केस ऑफ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ। अब बात मैकेनिकल की आ गई, तो मैकेनिकल में हमेशा वही घूमने वाला बात हो गया। मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि मूवमेंट। तो इसमें देखिए कौन सा, क्या बोलते हैं, ऑप्शन में ऐसा है कि जिससे मूवमेंट करते हैं, तो स्पीड है। तो बस वोल्टेज करंट तो होगा नहीं इसमें। तो इसका 19 का आंसर हो गया सी। इन ए डीसी मशीन मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ। तो मैकेनिकल का जो लॉस होगा, घूमेगा तभी ना लॉस होगा, तो स्पीड से मतलब होता है, वोल्टेज करंट से तो कोई मतलब ही नहीं होता कि लॉस क्या हो रहा है, घूमेगा तो फ्रिक्शन वाला लॉस आ जाएगा। तो 19 का ये हो गया। देखिए 21 नंबर का हो गया हमारा, क्या 21 का हो गया, कम्यूटेटर। ये एक्सटर्नल सर्किट में अगर आउटपुट लेना तो कम्यूटेटर का यूज करना पड़ेगा जनरेटर में। और देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड एट विच मशीन इज ड्राइवन। अब स्पीड एट विच मशीन इज मोर क्रिटिकल इन केस ऑफ एस अल्टरनेटर। हम लोग का जो स्पीड रिक्वायरमेंट हम लोग को जो चाहिए, हम लोग को जो स्पीड रिक्वायरमेंट चाहिए, तो डीसी का सबसे बड़ा खासियत यही है, इसीलिए हम लोग डीसी मशीन का यूज करते हैं कि इसमें स्पीड कंट्रोल बहुत ईजिली तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फील्ड को बढ़ा के स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को फील्ड में वेरिएशन कर सकते हैं, और इनपुट में वेरिएशन करके हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसलिए इजी हो जाता है। लेकिन हम लोग का एसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आया हुआ है कि हम लोग उसका स्पीड को वेरिएशन नहीं कर पाते। तो हम लोग का मोर क्रिटिकल इन केस ऑफ अल्टरनेटर हो जाता है ना, तो एसी में ही होगा प्रॉब्लम कि स्पीड रिक्वायरमेंट जो है हम नहीं ले पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए, 22 का ए। लेकिन आजकल इंडक्शन मोटर आ गया है तो ये प्रॉब्लम दूर हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए जो सूटेबल है वो डीसी मशीन। स्पीड अगर वेरिएबल स्पीड चाहिए तो हम लोग को डीसी मशीन यूज करते हैं, इसलिए ये पॉपुलर हुआ इतना ज़्यादा। प्लगिंग ब्रेकिंग सब इसी में आता है ना, तो हम लोग इसलिए इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में है ब्रश ऑफ डीसी मशीन और मेड ऑफ। जो डीसी मशीन का ब्रश होता है तो क्या ये कार्बन से बना होता है, कार्बन, इजी क्वेश्चन। तो 23 का ए, 23 का ए नंबर। अब 24 देखते हैं। इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड। नो लोड में बोल रहा है कि मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस मूव फ्रॉम द ज्योमेट्री। चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, ज़्यादा तो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जो हमारा जनरेटर है या कोई भी मशीन है, तो इसमें एक ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है और मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस में क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस जीरो होता है। तो हम लोग ब्रश को वहाँ पे प्लेस करते हैं जहाँ पे एम एन ए जीरो होगा। तो ये फील्ड का एम एन ए एंड जी एन ए है। ठीक, ये वाला फील्ड फील्ड बाइंड, ये सॉरी आर्मेचर बाइंडिंग का एम एन ए एंड जी एन ए, जी एन ए। ठीक,
और ये जो हमारा होता है ये एक्सिस, ये होता है हमारा फील्ड बाइंडिंग का GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो MNA जो है, हम लोग ब्रश को हमेशा MNA पे प्लेस करते हैं, मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, तो इस जगह जो होता है हमारा करंट जो होता है 0 होता है, ताकि करंट इस 0 इस जगह होता है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि EMF बराबर क्या होता है, BVL साइन थीटा। तो हम लोग का अगर साइन थीटा 90 डिग्री होगा तो ही EMF आएगा। तो यहाँ तो आर्मेचर के लिए अगर EMF देखें तो ये तो हमारा 0 डिग्री एक्सिस हो जाता है आर्मेचर के लिए, लेकिन अगर इसके लिए देखते हैं तो वो फील्ड के लिए देखते हैं तो हमारा 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए फील्ड बाइंडिंग से जो फ्लक्स आता है वो हमारा EMF देता है, ठीक। तो यहाँ का जो करंट होता है वो 0 होता है, बिकॉज MNA पे हमारा जो करंट होता है वो 0 इसलिए होता है क्योंकि MNA पे जो है ना, हमारा जो कंडक्टर रखा होता है वो हमारा फ्लक्स को कट ही नहीं करता है। तो कट ही नहीं करता तो यहाँ पे कोई EMF इंड्यूस होता ही नहीं है। तो जिस कारण से क्या होता है ना, तो ब्रश में कोई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो नहीं होता है, जिससे हमारा ब्रश में कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं आता है। सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और अंदर ही अंदर वो फ्लो होता रहता है, मतलब इस पार्ट से इस पार्ट घूमेगा। सर्कुलेटिंग मतलब क्या होता है कि डिवाइस के अंदर ही घूम रहा है वो करंट, तो वो क्या करता है, डिवाइस को धीरे धीरे गर्म करता है। तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है, इसलिए हम लोग MNA पे ब्रश को रखते हैं ताकि ब्रश जले ना या कुछ स्पार्किंग ना हो, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर डिटेल पर नहीं जाएंगे, वो आप थ्योरी पे देख लीजिएगा। तो इसका देखिए कौन सा, मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस कंसाइड विद ज्योमेट्रिकल, हाँ ये वाला सही होगा 24 का B। मतलब MNA और GNA जो आर्मेचर वाइंडिंग का है वो इस जगह प्लेस होता है। तो ब्रश को हम लोग यहीं रखते हैं। अब 25 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। इफ़ V इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, V इज़ द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, देन इंड्यूस्ड EMF इज़ गिवन बाय। अभी आपको हम लोग फार्मूला बताया कि EMF बराबर क्या होता है, B, थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि अगर हमें फोर्स चाहिए तो इसका फार्मूला तो होता है BIL साइन थीटा। तो फोर्स कहाँ चाहिए होता है हमको, मोटर में। तो मोटर में इसका यूज करेंगे, और मोटर में कौन सा रूल यूज होता है, लेफ्ट हैंड रूल। अब चलिए बात करते हैं यहाँ ये वाला क्वेश्चन का। तो इसमें हमारा जनरेटर है, तो हमारा B फ्लक्स डेंसिटी, तो हम लोग EMF के लिए फॉर्मूला था BVL साइन थीटा। यहाँ जो V है ये वोल्टेज नहीं है, याद रखिएगा, वेलोसिटी होता है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये एंगल जितना ज़्यादा 90 डिग्री रहेगा तो ही EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक। इसलिए फ्लक्स, फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग का जितना ज़्यादा एंगल आएगा उतना ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। तो इसका देखिए फार्मूला कौन सा मैच खा रहा है, 25 का। तो 25 का हमारा हो जाएगा A। तो 25 का हमारा A हो गया, 25 का A। तो देखिए 26 नंबर में क्या बोल रहा है कि 4 पोल क्या DC जनरेटर है हमारा, एक मिनट। 4 पोल DC जनरेटर प्रोवाइड विथ 2 लेयर, 2 लेयर है जिसमें 16 कॉयल है। तो 16 कॉयल, नंबर ऑफ कॉयल अपन नंबर ऑफ पोल, ठीक। तो आ जाएगा हमारा द पोल पिच विल बी, तो 4 आ गया हमारा। तो एक लेयर में 4 पिच, तो हमारा कितना, 2 लेयर है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना, तो नंबर ऑफ पिच विल बी 8। तो 26 का हो जाएगा हमारा B, 26 का B। अब 27 देख लेते हैं। द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली, तो ब्रश के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन ब्रश। 27 का हो जाएगा आंसर, 27 का D। अब 28 देख लेते हैं। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली, जो कम्यूटेटर सेगमेंट में जो हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, तो अभी आपको बताया था ना कि कम्यूटेटर जो हमारा बनता है, तो कम्यूटेटर में बीच बीच में जो गैप छोड़ा हुआ रहता है, एक मिनट,
जो गैप छोड़ के रखते हैं हम लोग, तो उस गैप में हम लोग क्या डाल के रखते हैं, यहाँ पे कॉपर रहता है। और यहाँ पे पहले एक सवाल आया था कि कॉपर हार्ड होता है या माइका हार्ड होता है, तो यहाँ माइका का यूज करते हैं, माइका। तो इसका हमारा 28 का हो जाएगा सी। अब 29 नंबर देख लीजिए। 29 नंबर जो है हमारा, इसमें बोला कि इन अ डीसी जनरेटर इफ पी इज नंबर ऑफ पोल एंड एन इज़ द आरपीएम स्पीड है, तो रोटर देन द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा हमारा एन पी अपॉन 120। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी। 30 नंबर देख लेते हैं। फॉर द जनरेटर लार्ज करंट, फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट इन डीसी जनरेटर विच वाइंडिंग इज जनरली प्रीफर। तो अगर हम लोग को करंट चाहिए तो हमें क्या बताया था कि लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं। वोल्टेज चाहिए तो हम कौन सा बाइंडिंग यूज करेंगे, वेव बाइंडिंग। तो 30 नंबर का हो जाएगा हमारा बी, इसका बी। अब 31 नंबर देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉयल इज जनरेटर इज। देखिए डमी कॉयल क्या होता है। डमी कॉयल का यूज हम लोग मैकेनिकल रोटर को मैकेनिकल बैलेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, और स्पार्किंग को भी दूर करता है। एक्चुअली जो हमारा रूल होता है कि जो मोटर में स्लॉट होता है, मान लीजिए छोटा छोटा स्लॉट है, तो अगर हम लोग वाइंडिंग किए हैं, तो वाइंडिंग करते करते कभी क्या होता है ना कि हमको जहाँ से स्टार्ट किए वाइंडिंग करना वहीं पे ख़त्म होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है छोटा मोटर में या कुछ कुछ मोटर में क्या होता है कि जहाँ उतना वाइंडिंग का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता, कि आधा वाइंडिंग कर पाते और आधा नहीं कर पाते। तो ये क्या करता है, रोटर को अनबैलेंस कर देता है। तो इसी अनबैलेंसिंग को दूर करने के लिए हम लोग एक अलग से यहाँ पे जो स्लॉट बच जाता है, तो इस स्लॉट में अलग से वाइंडिंग कर देते हैं। और ये किसी से कनेक्ट नहीं रहता, ये आज़ाद रहता है, मतलब इंडिपेंडेंट रहता है। तो इसी को हम लोग डमी कॉइल कहते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाता है रोटर को। तो द पर्पस ऑफ डमी कॉइल टू इनहांस फ्लक्स डेंसिटी टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस। हाँ, तो इसका 31 का हो जाएगा हमारा सी। तो 31 का सी। अब 32 नंबर देखिए। इन अ डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट इन। आर्मेचर रिएक्शन, तो जो आर्मेचर का वाइंडिंग में जो फ्लक्स डेवलप होता है ना, वो जो हमारा मेन वाइंडिंग का फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स होता है उसको इफ़ेक्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, देखिए। तो मान लीजिए हमारा जो वाइंडिंग था उसका फ्लक्स कैसे जाना चाहिए था, हमारे वाइंडिंग का फ्लक्स को जाना चाहिए था पैरेलल जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे आर्मेचर होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने से क्या होता है कि इसका खुद का फ्लक्स डेवलप हो जाता है। ये फ्लक्स इस मैन फ्लक्स को ना डिस्टर्ब करने लगता है। तो जिस कारण से क्या होता है, ये मैन फ्लक्स जो हमारा जा रहा था, जो मैन फ्लक्स हमारा जा रहा था वो अपने रास्ते से भटक जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ये हमारा होता है लीडिंग पोल, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ये होता है लैगिंग पोल। तो लीडिंग पोल जो हमारा होता है लीडिंग, उसको क्या किया, यहाँ पे है ही नहीं फ्लक्स, तो इसका मतलब फ्लक्स को घटा रहा है। तो डीमैग्नेटाइजिंग करता है, और यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। तो लैगिंग पोल पे जो मैग्नेटाइजिंग करेगा और लीडिंग पोल पे डीमैग्नेटाइजिंग करेगा। देखिए, तो डीमैग्नेटाइजिंग द लीडिंग पोल एंड मैग्नेटाइजिंग द ट्राइल पोल या लैगिंग पोल। तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा 32 का सी। अब 33 देख लेते हैं। इन अ डीसी जनरेटर इन केस ऑफ ब्रशेस आर मूव टू द ब्रिंग टू देम इन मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन देयर विल बी ए। तो 33 का हो जाएगा हमारा कि ब्रशेस को उसके, अगर ब्रश हमारा जो मूव कर जाता है मैग्नेटिकल न्यूट्रल एमएनए से, अगर ब्रश मूव कर गया तो अगर उसको वहाँ पे लाना होगा तो हमको मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एज वेल डीमैग्नेटाइजिंग करना पड़ेगा। तो 33 का हो जाएगा सी। अब 34 का देख लेते हैं। द पोलैरिटी ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स बाय। तो हम लोग स्पीड के बारे में जब बात करेंगे तो स्पीड समानुपाती होता है प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो हम लोग फ्लक्स कहाँ से लाते हैं, फील्ड से। तो जो भी छेड़छाड़ करेंगे स्पीड से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो छेड़छाड़ हमारा फील्ड में करना पड़ेगा।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रिवर्सिंग द फील्ड करंट। हम लोग को क्या करना है, द पोलैरिटी ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी, पोलैरिटी जो है डीसी जनरेटर का उसको रिवर्स करना है, मतलब डायरेक्शन को चेंज करना है। तो हम लोग रिवर्सिंग द फील्ड करंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का। 34 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक ना। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।